हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की ही चैप्टर 2 की थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की 2 ऑलरेडी वर्कशीट्स कर चुके हैं, जिसमें पहली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि उन्हीं क्रियाओं का किस तरीके से हमारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा था कि किस तरीके से यही तीनों क्रियाएं किसी भी देश को विकसित होने या किसी भी देश में रोज़गार प्रदान करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इन्हीं गतिविधियों में से एक गतिविधि, जिसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं, के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम और भी तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन जो हमारी वर्कशीट में आज हम केवल उन्हीं क्षेत्रकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से है पहला है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र, इसके बाद आता है हमारा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां हैं देश में वो एक दूसरे के से कैसे अलग होती हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक और निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट एरिया या प्राइवेट एक्टिविटीज़। तो इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में वो सारी क्रियाएं आती हैं जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र में वो सब क्रियाएं हैं जिन पे प्राइवेट कंपनीज़ का नियंत्रण होता है, या फिर जैसे प्राइवेट कंपनियां वो होती हैं जिनमें एक साथ खूब साथ 2 या 3 लोग या उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें सरकार इन्वेस्ट करती है और उससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा उस चीज़ के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी जो जनता है उसको इन सुविधाओं का कितना लाभ हो रहा है इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगा देती है। तो पहला पॉइंट है हमारा परिसंपत्तियों पर सरकार का। जितनी भी संपत्तियां बनी हुई होती हैं हमारे देश में या किसी भी देश में, वो उस पर सब नियंत्रण किसका होता है? सरकार का, क्योंकि वो सरकार ने बनाई है। उसी तरह यहाँ पे जो संपत्ति होगी वो निजी संपत्ति होगी और उस पर निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनका स्वामित्व होगा, क्योंकि वो उन्होंने ही बनाई है। दूसरा होता है इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सार्वजनिक जो एक्टिविटी होती हैं उसमें सिर्फ सरकार का काम होता है सुविधाएं मुहैया करवाना, लेकिन इसके एवज में वो ये नहीं देखती है कि उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहीं निजी कंपनियां क्या देखती हैं? सिर्फ अपना मुनाफा देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि उनकी जो सुविधाएं हैं वो सही तरीके से काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उनको सिर्फ अपना लाभ कमाने से उनका पूरा ध्यान वहीं होता है। तीसरा इस अगर पॉइंट देखें तो है रोज़गार की सुरक्षा होती है। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं किसी भी सरकारी कंपनी में या कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी जॉब सुरक्षित रहती है। हम एक टेंशन फ्री माइंड से काम कर रहे होते हैं और हम आगे से आगे नए नए अवसर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनमें जितनी भी नौकरी होती है वो उसमें हमारा सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कहने का मतलब है कि वो लोग कभी भी हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती। जबकि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कई जगह कि सरकारी जो काम होते हैं उनमें पेंशन भी मिलती है। अगर हम 60 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद हमें पेंशन भी मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छा अवसर होता है सरकारी नौकरियों के लिए कि उसमें हमें काम भी कर रहे हैं और हम रिटायरमेंट के बाद भी हमें कुछ पैसे मिल रहे होते हैं जिससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है। लेकिन निजी क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। जैसे कि कहीं घूमने फिरने जाना हो या फिर हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग हो, फैमिली से कोई चीज़ रिलेटेड हो, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे सरकार मुहैया कराती है। जबकि
यहाँ सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे जो भी काम होते हैं वो कोई एक कंपनी उपलब्ध करवाती है, सरकार सारी कंपनियाँ उपलब्ध नहीं करवाती हैं। यहाँ पे कुछ छुट्टियाँ भी दी जाती हैं जिसमें, और कुछ सेवाएं भी दी जाती हैं जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, और इसमें साल में कुछ छुट्टियाँ निर्धारित होती हैं, उतनी छुट्टियाँ हम ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर हम छुट्टियाँ लेते हैं तो हमारा जो वेतन है वो भी कट जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे या कोई भी, जैसे बैंक हो गए, रेल हो गया, सरकारी स्कूल हो गए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे उदाहरण देखें तो टिस्को, टिस्को क्या है? टिस्को एक वो कंपनी है जो एक प्राइवेट है, जो जिसका काम क्या होता है, लोहा देना। पर वो लोहा देता है तो उसके बदले उसको वो ज़्यादा मुनाफे कमाता है, क्योंकि वो ज़्यादा रेट्स में लोहा देता है। ये तो था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का। अब पढ़ते हैं हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या होता है? संगठित क्षेत्र में उचित हमारा एक निर्धारित वेतन होता है, काम के घंटे भी निर्धारित होते हैं, नौकरी में टेंशन नहीं होती क्योंकि हमारी जो नौकरी है वो परमानेंट होती है, हमें कोई टेंशन नहीं होती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जो भी तरीके की योजनाएं बनी हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका लाभ उठाते हैं। यहाँ पे कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको काम करने का अपना अपने जोन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए परिस्थितियाँ अच्छी बनी हुई होती हैं। जैसे बैंकिंग, यहाँ पे सबके अपनी अपनी एक पोस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग काम करते हैं। एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे उनको काम करने दिया जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो वेतन कम होता है, उसके बाद काम के घंटे भी निश्चित नहीं होते, और नौकरी कैसी है उसकी टेंशन होती है कि अगले दिन हमें काम करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्मचारी जो योजना है वो भी बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं है, और जो काम करने की परिस्थितियाँ हैं वो भी बहुत ही जटिल होती हैं, जिनमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए रेहड़ी या पटरी वाले, इनका एग्जाम्पल देखने के बाद तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि इनकी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना, आराम से आप लोग कर ही लोगे। दूसरा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना, तो वो भी आप ये बॉक्स में से देख के कर सकते हो। तीसरा है संगठित क्षेत्र की असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए ये है असंगठित क्षेत्र और ये है सारी इसकी समस्याएं, तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ। अब ये है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5-5 उदाहरण दे दीजिए। अब मैंने आपको बता तो दिया सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, निजी क्षेत्र में क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। अब 5-5 उदाहरण आप लोग खुद लिखिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।